हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, आज हम मोशंस के लॉज के बारे में जानने वाले हैं। अभी तक जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है या जो भी पढ़ा था वो मोशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते थे कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी इतने टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो इतने टाइम बाद कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस वगैरह रहती थी, b बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह, जिससे हम मोशन को समझने का प्रयास करते रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया हम लोगों ने। ठीक है, फिर कुछ टू डायमेंशनल मोशन को भी समझने का प्रयास किया कि अगर कोई बॉडी पहले इधर जाती है फिर उधर जाती है फिर उधर जाती है और एक ही टाइम पे अगर दो वेलोसिटीज हो तो नेट वेलोसिटी क्या होगी। कुछ इस प्रकार की बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, अब जो है बच्चों हमको समझना है वो रियल बात में रियल मायने में क्या फिजिक्स है, उस बात को समझना है। ये जो मोशंस होते हैं ये मोशंस क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या कारण है। क्या कारण है एक बॉल चली जा रही है और वो धीरे धीरे करके रुक जाती है। क्या कारण है रॉकेट ऊपर जाता है। क्या कारण है एरोप्लेन के उड़ने का। क्या कारण है जब चिड़िया बल्ला खेलते हैं तब चिड़िया हवा में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। आपने देखा होगा उसकी जो कॉर्क लगी होती है वो हवा में ही चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इन सब मोशंस के पीछे क्या कारण है, उस कारण को ढूंढने का प्रयास करेंगे अब हम इस चैप्टर में। ठीक है, इसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये आपको बता दें कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स में ही नहीं, साइंस की जब भी उत्पत्ति हो रही थी उस समय सबसे पहले जो लोगों ने करना स्टार्ट किया वो था ऑब्जर्वेशन। बहुत ही ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ के बारे में, किसी एक चीज़ को हम लोग पकड़ लेते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करते हैं। हर दिन, हर समय उसको, हर हफ्ते उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप कुछ सर्टेन रूल्स बना लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है और कोई दो व्यक्ति चेस खेल रहे हों और आपको कुछ नहीं आता उस गेम के बारे में और आपको केवल बैठने का मौका मिलता है, केवल उस गेम को देखने का मौका मिलता है और आप उसको देखे जा रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 2 घंटे 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 मैच आपने लगातार उसको देखे चेस के, तो आपको कुछ रूल्स समझ में आ जाएंगे, कुछ नियम आप अपने दिमाग में खुद ही समझ लेंगे कि घोड़ा होता है, घोड़ा ऐसे चलता है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस आकृति वाली जो गोटी है वो गोटी ऐसे चलती है, ये ऊंट टाइप का है वो ऊंट ऐसे चलता है, हाथी ऐसे चलता है और जो पैदल होते हैं प्यादे वो प्यादे ऐसे चलते हैं। कुछ रूल्स आप अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे, कुछ रूल्स आप अपने आप ही बना लेंगे। बिल्कुल वैसे ही बच्चों जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप किसी भी सिचुएशन को, किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं और बहुत गहन रूप में आप उसको ऑब्जर्व करते हैं विद इंटरेस्ट, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आप अपने आप में कुछ रूल्स को बनाने लग जाते हैं। और यही हमारे पुराने वैज्ञानिक लोगों ने किया, नेचर को ऑब्जर्व किया और उससे कुछ रूल्स बनाए। केवल थ्योरेटिकली बातें नहीं की, उसके पीछे की मैथमेटिक्स को भी हमारे सामने रखा जिससे कि हम उस पर विश्वास भी कर सके कि हाँ जो हो रहा है, जो भी बताया गया है, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही बताया जा रहा है। और फिर जो भी उन्होंने रूल्स बनाए उन रूल्स के अकॉर्डिंग नेचर को प्रिडिक्ट भी किया कि हाँ ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रिडिक्शन भी उनके थ्रू हम कर सकते हैं। ये खास बात होती है रूल्स को बनाने की, ठीक है, नियमों को बनाने की, मैथमेटिकल मॉडलिंग करने की खास बात होती है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है वो है बच्चों हमारा फोर्स और उसके इफ़ेक्ट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे कि फोर्स क्या होता है और वो किस प्रकार से अपने इफ़ेक्ट्स को नेचर में दिखाता है। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों फोर्स क्या होता है। फोर्स अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, जो छोटे क्लासों में, जो निचली कक्षाओं में बताई जाती है, तो वो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है
ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना क्या कहलाता है? फोर्स लगाना कहलाता है। कि साहब हमने फोर्स लगा दिया उस ऑब्जेक्ट पे, यानी धक्का मार दिया या खींच लिया। तो दो प्रकार से हम फोर्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ को, दो प्रकार से हम छू सकते हैं, या तो उसको ऐसे अपने से दूर कर देंगे या उसको अपने पास बुला लेंगे। तो दोनों के लिए ही अलग अलग नाम दिया जाता है, पुश एंड पुल। तो पुशिंग और पुलिंग इज नॉन एज फोर्स, पुशिंग एंड पुलिंग। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? फोर्स लगाना कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसी सेम डेफिनेशन को हम दोहरा रहे हैं। पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जब हम फोर्स में जब भी ये बात करते हैं कि फोर्स का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, तो ये तो दो प्रकार का फोर्स हो गया है, एक तो पुशिंग टाइप का फोर्स और एक पुलिंग टाइप का फोर्स। मींस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर। फोर्स जो होती है वो उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज में रखते हैं, क्योंकि उसमें हमको फील आता है डायरेक्शन का, कि अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो अपने से दूर ही कर रहे होंगे। ऐसे थोड़ी किसी को पुश करते हैं, ऐसे कौन पुश करता है भाई? और अगर किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो उसको अपने पास ही बुला रहे होंगे, तो उसमें डायरेक्शन की फील आती है। इसलिए हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटीज में रखते हैं। ठीक है, जनरली बोल दिया जाता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि उसके पास डायरेक्शन है। बिल्कुल सही बात है, फील भी आनी चाहिए डायरेक्शन की, है ना? बिल्कुल। अगर मैं एक डब्बा बनाता हूं, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, तो उस डायग्राम को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है। आपको डायग्राम देख के पता चल जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये फोर्स लगा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में ही लगा रहा होगा, वो फील आ रहा है हमको। इसीलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पुश कर रहा है। इसके अपोजिट अगर हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाएं तो ये क्या कर रहा है? अब पुल कर रहा है, अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। बहुत भारी सा बक्सा है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करना या पुल करना, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना कहलाता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी दो डायरेक्शंस हमारे सामने दिख रही हैं, या तो हमसे दूर या हमसे पास या हमारे पास। पुशिंग तो ये डायरेक्शन, पुलिंग तो ये डायरेक्शन। तो ऐसे ही और भी कई डायरेक्शंस में फोर्स लग सकता है। ईस्ट डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हैं हम, वेस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे अप साइड फोर्स लगा सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम एक डेफिनेट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होने लग जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। हम छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, एक बक्से पे फोर्स लगाया तो बक्से पे क्या होने लगेगा, एक फुटबॉल पे हमने फोर्स लगा दिया, उस फुटबॉल से क्या होने लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से हम कुछ बड़े बड़े लॉज को निकालेंगे। तब थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी कि छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े लॉज को निकालना, तभी थोड़ा सा मज़ेदार माहौल बनता है पढ़ाई का, है ना? बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इतना तो सबको पता चल गया होगा कि फोर्स क्या होता है, पुशिंग एंड पुलिंग, और वो डेफिनेट डायरेक्शन होती है उसके पास। पुशिंग का मतलब ऐसी कुछ डायरेक्शन, पुलिंग का मतलब ऐसी कुछ डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं हम फोर्स के साथ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। आई थिंक कोई चीज़ अगर रुकी हुई हो तो हम फोर्स लगा के उसको चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बॉल रखी हुई है, हम उस पर धक्का मार दें, उसको लात मार दें, उसको किक मार दें, तो वो बॉल चलने लगती है।
अगर साइकिल खड़ी हो उसको हम धक्का मार दें तो वो साइकिल चलने लगती है। धक्का मार के भी लोग चलाते हैं कभी कभी, है ना। तो धक्का मार के हम चीज़ों को चला सकते हैं। धक्का मतलब फोर्स, पुश मतलब फोर्स। तो फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं। किसी स्टेशनरी चीज़ को किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। किसी स्टेशनरी चीज़ को किस में ला सकते हैं, हम मोशन में ला सकते हैं। और ये उसका सिंपल सा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके नज़र में आ रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा साधारण सी बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, फोर्स लगा के हम किसी चलती हुई चीज़ को, इसका उल्टा इफेक्ट, रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं तो चलती हुई चीज़ को रोक भी सकते हैं। जैसे कि एक विकेट कीपर क्या करता है, एक बॉल आती है बहुत तेज़ी से और उस पर फोर्स लगा के उसको ऐसे रोक लेता है। एक गोलकीपर क्या करता है, एक बॉल आती है फुटबॉल, उसको फोर्स लगा के ऐसे करके रोक लेता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अगर बॉल उधर से आ रही है तो हम इधर से ऐसे फोर्स लगाएंगे, रोकेंगे। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वो चलने और तेज हो जाएगा उसका मोशन, तो ऐसे फोर्स लगा के उसको रोक लेते हैं। तो गोलकीपर भी ऐसे फोर्स लगा के उसको धपक के रोक लेता है, ठीक है। तो हम मूविंग चीज़ को, मोशन वाली चीज़ को रेस्ट पे भी ला सकते हैं फोर्स लगा के। तो दोनों ही चीज़ें संभव हैं। रुकी हुई चीज़ को हम चला सकते हैं फोर्स लगा के, किक मार के, और चलती हुई चीज़ को रोक भी सकते हैं फोर्स लगा के। और क्या कर सकते हैं हम फोर्स लगा के, स्पीड चेंज कर सकते हैं क्या, स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ा घटा सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर किसी आपके दोस्त की साइकिल चल रही हो और अगर आपने पीछे से उसको धक्का मार दिया तो उस साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। तो फोर्स लगा के आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसका उल्टा भी संभव है बच्चों, फोर्स लगा के आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं। अगर उस साइकिल को आप खींचें तो उसकी स्पीड कम भी होने लगती है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये अगर आपकी साइकिल है और वो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है साइकिल का, और आपने पीछे से यहाँ से धक्का मार दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आपने आगे से धक्का मार दिया, वैसे तो आगे से नहीं मारना होता है, चोट लग सकती है, ठीक है आपके, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आप फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। हॉकी प्लेयर को आपने देखा होगा, वो बॉल को बार बार फोर्स लगा के उसकी स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। तो स्पीड चेंज हो सकती है फोर्स लगा के। एक और इफेक्ट अभी अभी मेरे मुंह से धोखे से निकल गया, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फोर्स लगा के हम किसी भी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, बॉल आ रही होती है, हम बैट से क्या करते हैं, फोर्स ही तो लगाते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। हॉकी प्लेयर क्या करता है, अपने हॉकी स्टिक से फोर्स लगा के उसकी बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फुटबॉल आ रही होती है, हम किक मार के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। हम डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो क्या क्या कर सकते हैं, रुकी हुई चीज को मोशन में ला सकते हैं फोर्स लगा के। तो सबसे पहले हमको बेसिक ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए कि फोर्स आखिर में क्या क्या करता है, ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद हम जंप करेंगे अपने सिलेबस के ऊपर। डायरेक्टली हम अपने सिलेबस के ऊपर मोमेंटम और उन सब चीज़ों पे अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो फिर वो मज़ा और वो फील आप नहीं ला पाएंगे अपने सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आप रुकी हुई चीज़ को मोशन में ला सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मूविंग चीज़ को आप रोक सकते हैं फोर्स लगा के। आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के, कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मोशन के अपोजिट में आप फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड कम होगी शायद, और अगर मोशन की तरफ ही आप फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड उसकी बढ़ने लगेगी शायद। और एक बहुत ही अद्भुत काम कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। हम क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन, बिल्कुल। कुछ और भी कर सकते हैं क्या हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट के साथ? आई थिंक एक काम और कर सकते हैं हम फोर्स लगा के, एक और इफेक्ट हम लिख लें, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज। फोर्स लगा के हम चीज़ों का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर आटा गूंथते हैं तो आप बार बार फोर्स लगा के उस आटे का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। आपके पास रबर बैंड है तो उसका साइज चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग है तो आप फोर्स लगा के उसको खींच के उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो परिणाम
जो इफेक्ट, वो इफेक्ट किसके हैं बच्चों? फोर्स के इफेक्ट हैं, कि अगर एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकता है। अगर आपको ये पता होगा तो जब भी इनमें से कोई भी इफेक्ट आपके सामने आएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स जरूर लगा है। ऐसे ही किसी की स्पीड चेंज नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो जरूर कहीं ना कहीं फोर्स लगा है। ऐसे ही किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं फोर्स लगा है। ऐसे ही कोई रुक नहीं सकता, कहीं ना कहीं फोर्स लगा है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें अपने आप आने लगेंगी अगर आपको ये सारी बातें पहले से ही पता रहेंगी तो, कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो ये इनमें से जब भी हो सकता है एक आध इफेक्ट और छूट गया हो, आप भी कोशिश कीजिए कोई एक दो इफेक्ट ढूंढने की। इसके अलावा इनमें से अगर कोई भी इफेक्ट हमारे सामने आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा है तभी ये हुआ है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती, जरूर पीछे से किसी ने धक्का या खींचा होगा, तभी तो ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिक्स अगर हमें क्लियरली पता है तो हम इनको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जो भी इस चैप्टर में लॉज आए हैं वो सब इन्हीं इफेक्ट से निकाल के लाए हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही हम लॉज को निकालेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, जब भी हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे जो गेम खेल रहा है, अभी जो हमने चेस के गेम का जो एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे दो खिलाड़ी गेम खेल रहे होंगे और आपको देखने का मौका मिलेगा और आप कुछ रूल्स बनाएंगे। यहाँ पे नेचर में भी ये गेम खेला जा रहा है, लेकिन वो जो गेम के खिलाड़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खिलाड़ी हैं। वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो गेम बस हमको दिखाई दे रहा है और हम उस गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने लिमिटेड दिमाग से कुछ ना कुछ रूल्स निकाल रहे हैं। और उनमें से कुछ चीज़ हमको समझ में आई है कि जब भी कुछ धक्का या फोर्स लगता है किसी पे तो ऐसा 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 होता है। ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया, सालों की मेहनत ऑब्जर्व करने के बाद तब जाके ये हमने लिस्ट बनाई कि ऐसे 5-6 इफेक्ट हमको दिखाई देते हैं फोर्स लगने के बाद। तो इनमें से जब भी कोई कुछ भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। अब ढूंढो 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 कौन सा फोर्स लगा, कहाँ लगा, कैसा लगा। अब ये हमारी बात, हमारे ऊपर आगे सब कुछ है ना। बिल्कुल। तो जब भी हम नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स हमारे बनेंगे ही बनेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो रिजल्ट्स बनते हैं वो हमेशा सही ही बने। जो रिजल्ट्स निकाल के लाते हैं, हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, वो हमेशा सही बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो रूल्स हम डिफाइन करते हैं, जो रूल्स हम डिसाइड करते हैं, नेचर को देख के समझते हैं, वो रूल्स हमेशा सही ही बने। तो कभी कभी जो हमारी थ्योरीज जो हम निकालते हैं वो थ्योरी गलत भी हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फाल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। ठीक है। और कभी कभी वो वेरीफाई भी हो जाती है कि हाँ ये थ्योरी जो आपने कही है, जो आपने बात को निकाला है नेचर के अंदर से, उसको ऑब्जर्व करके वो बिल्कुल सही है, वो वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। तो हो सकता है कि हम कुछ गलत चीज़ें भी निकाल पाएँ इस चैप्टर में और कुछ सही चीज़ें भी निकाल पाएँ, लेकिन ऑब्जर्व करके चीज़ों को निकालना, ये चीज़ सीखनी है हमको। ठीक है। गलत निकला या सही निकला कुछ भी, वो तो बात की बात है, उसकी हमको टेंशन कहाँ लेनी है, वो तो हमारा कर्म ही नहीं है, हमको तो अपना काम करना है ना। बिल्कुल। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मोशन की स्टडी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने मोशन को बहुत बारीकी से समझा, शुरुआत में बहुत ही बारीकी से समझा। और एरिस्टोटल ने जब मोशन को ऑब्जर्व किया, अभी फोर्स को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और मोशन पे आते हैं, क्योंकि हमको फोर्स को मोशन पे ही अप्लाई करना है, तो मोशन की बातें थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो एरिस्टोटल ने जब मोशन को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके बताया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल निकाल के बताया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, इन्फॉर्मेशन निकाल के बताई हमको। और वो इन्फॉर्मेशन ये थी, एरिस्टोटल ने कहा, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कि जब भी हम एक बॉल को लुढ़काते हैं तब वो बॉल थोड़ा दूर चलते 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 रुक जाती है। जब भी हम एक टायर, एक पहिए को चलाते हैं तो वो पहिया जो होता है थोड़ा दूर चलते 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 रुक जाता है। जब भी एक रथ को हम लुढ़का देते हैं तो रथ धीरे 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 लुढ़कते लुढ़कते रुक जाता है।
जब भी किसी चीज़ का मोशन हो रहा होता है तो वो मोशन धीरे 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 रुक जाता है। जैसे एक बॉल को लुढ़का देना, तो बॉल लुढ़कते लुढ़कते धीरे 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 रुक जाती है। तो अरिस्टोटल ने इसको समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि बॉल लुढ़कते 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 रुक गई। तो एरिस्टोटल ने एक रूल बनाया, एक इंफॉर्मेशन बताई लोगों को, एक बहुत ही जरूरी जानकारी बताई कि अगर इस बॉल का तुम्हें कंटिन्यूअसली मोशन चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो आपको कंटिन्यूअसली पीछे पुशिंग करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली पीछे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये बॉल धीरे धीरे रुक जाएगी। आपको पीछे कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो धीरे 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 रुक जाएगा। जैसे कि बॉल रुक जाती है, जैसे कि पहिया रुक जाता है, जैसे कि धक्का मारते हुए रथ जो होता है वो रथ धीरे धीरे रुक जाता है। धक्का मार दें आप किसी एक ठेला पे तो वो ठेला भी धीरे धीरे रुक जाता है। तो एरिस्टोटल ने ये बताया कि अगर आपको कंटिन्यूअस मोशन चाहिए, अगर आपको कंटिन्यूअसली चाहिए कि वो चलती ही रहे, तो आपको पीछे कंटिन्यूअसली हिटिंग करना जरूरी है। ये जो बॉल है वो धीरे 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 यहाँ पे जाकर रुक जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ना रुके तो आप पीछे उसको कंटिन्यूअसली क्या करते रहें, पुशिंग करते रहें। ऐसा करने से वो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी। तो कंटिन्यूअस मोशन रहने के लिए क्या जरूरी है? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कंटिन्यूअस फोर्स का रहना जरूरी है, पीछे से कंटिन्यूअस फोर्स का रहना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन एरिस्टोटल ने निकाल के दी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन का काम की। बहुत ज़्यादा समय तक हम इस बात को सही मानते चले, और क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की बात है तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक बात को माना गया कि हाँ साहब बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बॉल तभी कंटिन्यूअस मोशन में रह सकती है, वो कोई भी चीज़ कभी कंटिन्यूअसली मोशन में रह सकती है जब उस पर कंटिन्यू पीछे फोर्स लगाया जाए। तो ये बात बहुत ज़्यादा दिनों तक चली। कब तक चली? जब तक फ्रिक्शन के बारे में किसी ने नहीं सोचा तब तक। क्योंकि उस जमाने में फ्रिक्शन क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, ये फ्रिक्शन के बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं था। बस केवल मोशन को समझ के, केवल मोशन को देख के एरिस्टोटल ने वो बात बोल दी थी। एरिस्टोटल ने फ्रिक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं समझी और ना ही समझाई, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। तो ऐसा हो जाता है, बहुत बार हम ऑब्जर्व करके, बहुत सारी मेहनत करके कुछ रिजल्ट निकाल के देते हैं, और वो रिजल्ट हो सकता है कुछ दिनों तक आपका माना जाए, उसके बाद वो रिजल्ट हो सकता है वो ना माना जाए। तो ये एरिस्टोटल की फैलेसी बोली जाती है, एरिस्टोटल की गलती बोली जाती है कि एरिस्टोटल ने उस मोशन को अच्छे से नहीं समझा या समझा पाए, या उस ज़माने की बात है, उस ज़माने में जो भी रहा, फ्रिक्शन के बारे में उस ज़माने में किसी को कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, उसका किसी का भी दिमाग फ्रिक्शन की तरफ गया नहीं कि भाई जो बॉल जो लुढ़क रही थी वो लुढ़कते लुढ़कते धीरे क्यों हो रही थी, इस बारे में किसी का कोई हिंट ही नहीं गई। तो वो धीरे इसीलिए हो रही थी कि जो ज़मीन है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराती है, और फ्रिक्शन के कारण बॉल धीरे धीरे कम हो जाती है। गैलीलियो ने इस बात को बताया। गैलीलियो ने कहा कि भाई देखिए, मेरे पास एक बहुत ही स्मूथ प्लेन है, बहुत ही स्मूथ प्लेन है, और मैं यहाँ पे एक बॉल को छोड़ता हूँ और मेरी बॉल लुढ़कती चली जाती, 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 बहुत दूर तक चली जाती, कभी नहीं रुकती। एरिस्टोटल कैसे कहते हैं कि बॉल रुक जाती है? हमारी बॉल तो नहीं रुक रही, क्योंकि बच्चों एरिस्टोटल ने वो बॉल ग्राउंड में लुढ़काई थी और बताया था कि बॉल तो लुढ़कते लुढ़कते रुक जाती है, इसलिए कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत है, मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बच्चों गैलीलियो ने इस बात को बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए उस पर किसी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, उस पर फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। जस्ट अपोजिट बात बताई, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तभी तक वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसी मोशन में रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जब हमने इस बॉल को छोड़ा और ये बॉल ऐसे आगे जाने लगी तो इस बॉल पे कोई फोर्स नहीं था, लगभग फ्रिक्शनलेस ट्रैक बनाया,
गैलीलियो ने, लगभग फ्रिक्शनलेस ट्रैक, और जिस कारण से बॉल चलती रही आगे, चलती रही आगे, चलती रही आगे, कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना फ्रिक्शन लग रहा, ना मैं पीछे से लगा रहा, और बॉल चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्स, बॉल चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्स, बॉल कंटिन्यूअस मोशन करती रहेगी। ये बात किसने बताया? गैलीलियो ने बताया, जो कि एरिस्टोटल की बात से बिल्कुल जस्ट अपोजिट था, क्योंकि उस जमाने में फ्रिक्शन क्या होता है ये बात लोगों को नहीं पता थी। तो गलती किसी की भी नहीं है, कुछ तो बताया, कुछ तो ऑब्जर्व किया, अपनी मेहनत तो की, यही बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल। तो गैलीलियो के स्टेटमेंट को और अच्छे से क्लियर करें। मान लो बच्चों हम एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस मीन्स कोई ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं है। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दूरों तक काला काला आसमान है, बहुत दूर तक काला काला आसमान है, कोई प्लेनेट नहीं है, फोर्स लगाने के लिए कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, कोई एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे काले अंधेरे स्पेस में हम खड़े हैं अकेले। और बच्चों आपके पास है एक छोटा सा डब्बा, बॉक्स, और आपने उस बॉक्स को ऐसे पुश कर दिया थोड़ा सा इनिशियल, तो बॉक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, और वो मोशन बच्चों अब कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उस बॉक्स पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। वो वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं उसको फोर्स ला के रोकना चाहूँ तो वो रुक जाएगा, अगर मैं फोर्स ला के उसकी स्पीड बढ़ाना चाहूँ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर मैं फोर्स ला के उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो सारे के सारे इफेक्ट मैं दिखा सकता हूँ उस पर, लेकिन जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्स, वो वैसा ही सीधी सीधी डायरेक्शन में चलता रहेगा। वो मुड़ेगा भी नहीं कतई, क्योंकि मुड़ गया तो फिर फोर्स लगेगा, बिना फोर्स के वो नहीं मुड़ सकता, तो सीधा चलता रहेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो एरिस्टोटल ने तो ये कहा था कि फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि वो फ्रिक्शन को नहीं जानते थे, फ्रिक्शन के कारण उन्हें फोर्स लगाना पड़ रहा था। जबकि हकीकत तो ये है कि अगर फोर्स ना हो, कोई फोर्स ना हो इस बॉक्स पे, तो ये बॉक्स जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। क्यों? कोई जब आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, उस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे, तो जिस वेलोसिटी से वो चलता जा रहा है उसी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड से मान लीजिए, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, अपनी स्पीड भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन तो तभी चेंज हो सकती है जब फोर्स लगता है। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो वैसा ही चलता रहेगा। तो ये दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है कि कंटिन्यूअस मोशन होने के लिए आपको फोर्स लगाने की जरूरत है, एरिस्टोटल फैलेसी जिसको बोलते हैं। और दूसरा ये है कि कंटिन्यूअस मोशन चाहिए तो फोर्स कतई मत लगाइए, जैसा जा रहा है वैसा ही जाने दीजिए, उसको टच मत करिए। अगर टच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जैसा जा रहा है उसको जाने दीजिए, जीरो फोर्स लगाइए, कतई कोई फोर्स नहीं लगाइए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्स, जो चीज जैसी जा रही होती है वो वैसी ही जाती रहती है। ठीक है बच्चों? तो ये है बच्चों गैलीलियो का स्टेटमेंट, जिसने कि पुरानी एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी को धराशायी कर दिया और अपने एक नए विज्ञान की खोज को आगे बढ़ाया, और लोगों ने इसकी काफ़ी सराहना भी की। और इसी से फिर हमारे न्यूटन के तीनों नियम निकल के आएंगे। किससे निकल के आएंगे? इसी स्टेटमेंट से, इसी गैलीलियो के स्टेटमेंट से, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, आपने देखा, उसको छूइए मत, कोई फोर्स ना लगाइए, वो वैसा ही चलता रहेगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, चारों तरफ कुप अंधेरा है, कोई प्लेनेट फोर्स नहीं लगाने वाला, वो जैसा जा रहा है उसको वैसा ही जाने दीजिए, उसको टच मत करिए। टच कर देंगे तो फोर्स लग जाएगा, उसकी स्पीड वगैरह चेंज हो सकती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, वो रुक भी सकता है अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में फोर्स लगा दिया तो। इसलिए वो जैसा जा रहा है उसको वैसा जाने दीजिए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब तक? जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है? तो ये क्या था? गैलीलियो का स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों? इसी स्टेटमेंट को बच्चों बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी स्टेटमेंट को क्या बोल देते हैं? लॉ। जब एक स्टेटमेंट
हमेशा हर जगह पे एप्लीकेबल हो तब वो लॉ बन जाता है, उसमें जरा सी भी गलती ना हो तब वो लॉ बन जाता है। यही अंतर है स्टेटमेंट और लॉ में। एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था वो केवल स्टेटमेंट ही बन के रह गया, जबकि गैलीलियो का स्टेटमेंट लॉ बन गया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर वो हर जगह एप्लीकेबल हो कि बिल्कुल सही बात है, आपके पास एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, बहुत चिकना, उस पर आप एक चीज को लुढ़का दीजिए तो वो लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई फोर्स है ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वो लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी, और फ्रिक्शन आ जाएगा, फोर्स आएगा तो वो रुक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो फोर्स की जरूरत नहीं होती है कंटिन्यूअस मोशन के लिए। ये किसने बताया? गैलीलियो ने बताया, और इसी को बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कंटिन्यूअस मोशन का अगर किसी का हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो मोशन कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में होता रहे, तो आप उस पर फोर्स ना लगाइए, और लोगों से भी कह दीजिए कि कोई उस पर फोर्स ना लगाए। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे भी कह दीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं उनसे कह दीजिए कोई भी उस पर फोर्स ना लगाए, तो जो जैसी जा रही है वैसी ही जाती रहेगी, अन्यथा वो डेविएट हो जाएगी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे कोई एक प्लैनेट आ गया, उसने फोर्स लगा दिया, तो वो ऐसे डेविएट हो जाएगा, उस प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। तो आप इनसे भी मना कर दीजिए भाई फोर्स ना लगाइए, वो जैसा जा रहा है उसको वैसे ही जाने दीजिए, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, जब कोई भी फोर्स ना लगाएं आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब आप उसको कतई ना छेड़ें, कोई भी टच ना करें उसे, तो वो जैसा जा रहा होता है वैसा ही जाता रहता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज की क्लास में हमने अपने इस चैप्टर का उद्देश्य समझा कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। हम इस चैप्टर में फोर्स की स्टडी करने वाले हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने फोर्स के इफेक्ट्स को जाना, एरिस्टोटल की फैलेसी, एरिस्टोटल की जो गलती है, एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट है उसको जाना, और लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे बड़ी चीज़। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो चीज़ जैसे जा रही होती है वो वैसी ही जाती रहती है। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें डेविएशन आएगा और वो सारे के सारे इफेक्ट्स आपको नजर आने लगेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो बाकी की बात हम कल करते हैं। आज ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसको इंट्रोडक्शन के रूप में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में आप इसको देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।